हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है रेगुलर बैच सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग के अंदर। मेरा नाम है सीए आकाश मल्होत्रा। मेरे साथ आप पढ़ोगे अपना एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अकाउंट, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। तो आपके लिए अकाउंटिंग जो है आपकी नसों में बैठा होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है। ये सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसी तरीके से हम अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। हम एग्जामिनेशन के तरीके से तो काम करेंगे ही करेंगे कि भाई साहब एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनको क्विकली कैसे सॉल्व किया जाता है। बट हमारी अप्रोच खाली यहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। हम समझेंगे कि ये सब चीजें जरूरी क्यों है। अकाउंटिंग जो अब तक पढ़ते आ रहे थे 11th 12th फाउंडेशन तक, वो यहाँ पे आके एडवांस कैसे हो गई, उस एडवांसमेंट का मतलब क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, उन सभी चीजों के पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ताकि जब आप अपने फाइनल में जाओ और फाइनल से जब आप अपनी क्या कहते हैं जॉब के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अपनी सर्विसेज देने जाओ, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। और एग्जामिनेशन में तो ऑब्वियसली आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब आपने चीजों को कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा ना, तो आपको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दिमाग के ऊपर एक प्रेशर जो होता है, अभी मैं आजकल देखता हूँ बच्चे ना बड़ा मैसेज करते हैं कि सर ये अगर हमने नहीं रिवाइज करा 1.5 दिन पहले तो हम भूल जाएंगे, हमने ये नहीं देखा तो वो भूल जाएंगे, वो याद नहीं आ रहा कि मैं पहले मल्टीप्लाई करता था या डिवाइड करता था। तो वो क्रिएट करता है कंफ्यूजन, आपके दिमाग पे एक बड़ा प्रेशर सा क्रिएट करता है। हम लोग उन सभी चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। आप आंसर दोगे मुझे कि सर ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। खुद ही आंसर दोगे, कॉन्सेप्चुअली समझ के डिस्कशन करके चीजों को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ शुरू करते हैं एडवांस अकाउंटिंग का ये दौर जनवरी 26 और एंड ऑनवर्ड्स के लिए। तो आप लोगों तक ये नोट्स पहुंच गए होंगे आई बिलीव। जनवरी 26 के मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप लोगों को क्लासेस में नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोगों के पास ये नोट्स हैं, हम इसी से तैयारी करेंगे। एग्जाम्पल्स आपको लिखने होंगे, जो मैं एग्जाम्पल आपको क्लासेस के अंदर लिखवाऊंगा वो आपको लिखने होंगे, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक आप लोगों तक पहुंच गया होगा। इस क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारे नोट्स हैं उसका जो इंडेक्स है वो डिटेल्ड इंडेक्स है। डिटेल्ड इंडेक्स मतलब जैसे अगर आप देख रहे होगे चैप्टर का नाम, फिर उसके अंदर की सब हेडिंग्स भी इंडेक्स के अंदर लिखी हैं। ऐसा हर एक चैप्टर के साथ हो रखा है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट होता है कि भाई अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, सीधा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना, तो आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ते। आप सीधा उस पेज नंबर पे जाओ और अपना वो टॉपिक देख लो। सिमिलरली क्वेश्चन बैंक भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। हमने कैटेगराइज कर रखा है कि कौन चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाना हो तो आप उस कैटेगरी पे जाओ और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। और अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं एएस 10 10 की, तो मान लो आपको इस वाले पार्ट के अंदर थोड़ी कुछ क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आती है, आपको इस वाले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आती है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में, तो आप यहां पर वो क्वेश्चंस भी लिख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन मेरे लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है जो मुझे करके चलने हैं। तो आपको उसमें भी जो है हेल्प मिलेगी। हमने उस तरीके से अपनी किताबों को जो है ड्राफ्ट करा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एडवांस अकाउंटिंग का AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। क्विकली जो है समराइज भी करेंगे चीजों को और अच्छे से करके चलेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है ब्रेक सर कब दोगे, तो ब्रेक देखो अभी क्लास शुरू हुई है और ब्रेक के इनके क्वेश्चन पहले आने लगे हैं कि सर ब्रेक कब दोगे। तो ब्रेक देखो 3 घंटे का हमारी क्लास हुआ करेगी, तो 1.5 से 2 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक दे देंगे। कोई दिक्कत वाली उसके बाद बात नहीं है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी देर बाद ही देंगे। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर जल्दी दे दो तो हम जल्दी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये नहीं कि आप 10 मिनट के बाद आप ब्रेक ही मांगने लग जाओ। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बट उससे पहले मेरे को आपके साथ कुछ डिस्कशन करना है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे जरा एक बात बताओ आप लोग कि आप जो अब तक पढ़ते आ रहे थे 11th क्लास में, आपने अकाउंटिंग को समझा कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे होती है। फिर 12th में आके थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ कि हाँ साहब फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, कंपनीज अकाउंट कैसे बनते हैं। फिर फाउंडेशन में थोड़ा सा और हुआ। बट अब तक की जो आपकी जर्नी रही अकाउंट की, उसमें आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखा कि भाई कोई इवेंट घटित हुआ, आपने कहा इसकी जर्नल एंट्री ऐसे होगी।
कोई कंपनी ने प्रीपेड खर्चा दिया, 3 सालों का खर्चा आज ही कर दिया, तो आपने कहा 1 साल का आज का खर्चा, बाकी 2 साल का प्रीपेड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की आपसे एंट्री पूछी गई, आपने एंट्री डाल दी। अगर आपको याद होगा तो ट्रांजेक्शन्स लिखी होती थी और आप एंट्री पास करते थे। क्यों एंट्री पास करते थे? क्योंकि वो आपसे रिकॉर्डिंग करना सिखा रहे थे, बुक कीपिंग आपको सिखा रहे थे। बट ये जो आपका कोर्स है एडवांस अकाउंटिंग का, ये बुक कीपिंग का से रिलेटेड कोर्स नहीं है। ये एक्चुअली में इस सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एडवांस अकाउंटिंग तो उन्होंने दे दिया क्योंकि सीए फाइनल में भी एफआर है, यहाँ पे भी एफआर ही दे देंगे, तो उन्होंने एडवांस अकाउंटिंग नाम दे दिया। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो आपका कोर्स है ये सेम टू सेम कोर्स एक्सेप्ट सम चैप्टर लाइक ब्रांच और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सेम कोर्स सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में हुआ करता था जब इंड एएस वहां पे नहीं थे। जब इंड एएस वहां पे नहीं थे फाइनल के अंदर, तो ये सेम कोर्स जो आज आप पढ़ रहे हो वो सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में हुआ करता था। तब सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही था। लेकिन अब इस कोर्स का नाम क्योंकि अभी यहाँ ले आए हैं तो इसका नाम एडवांस अकाउंटिंग रखा, बट है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। सर ये क्यों है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? आप क्यों बोल रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? क्योंकि आप लोगों को अब रिकॉर्डिंग करना नहीं सीखना। आप लोगों को क्या सीखना है कि कोई इवेंट अगर घटित हो गया है, रिकॉर्ड भी हो गया है, उसको मैं अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाऊं। पर ये इतना जरूरी क्यों है? बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाऊं? हम थोड़ा समझ नहीं पाए, थोड़ा और जो है ज्ञान का प्रकाश डालिए इसके ऊपर। तो जरा ध्यान से सुनो। मेरे अंकल ने मेरे को बोला कि भाई उनको शेयर मार्केट में पैसे लगाने। आप शेयर मार्केट का मतलब आई होप आप जानते होंगे। तो उनको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं। वो किसी कंपनी ए लिमिटेड, कोई लिस्टेड एंटिटी है, अभी लिस्ट होने वाली है, उसके बारे में मुझसे चर्चा करने लगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आपने इतनी रिसर्च करी है तो ठीक ही समझ रहे होगे, क्या दिक्कत वाली बात है, लगा दो पैसे, आपका है, मेरे थोड़े ना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना नंबर्स पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा नंबर्स पे विश्वास नहीं हो रहा है मतलब? तो उन्होंने कहा कि भाई कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है 1 करोड़ का, कंपनी की क्या कहते हैं जो सेल्स आ रही है 10 करोड़ की सेल्स आ रही है, मुझे उस कंपनी पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये प्रॉफिट सही आ रहा है? क्या खर्चे अंडर रिपोर्ट तो नहीं कर रखे? कहीं रेवेन्यू ज्यादा तो नहीं दिखा रखा? क्या ये सब चीजें जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही हैं उस कंपनी की डीआरएस एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्या ये सही दिखाई दे रही हैं? क्या इन मतलब क्या ये नंबर, क्या ये अमाउंट सही है? तो वो कह रहे मुझे बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। तो हमने कहा चलो देखते हैं एनुअल रिपोर्ट। तो हमने एनुअल रिपोर्ट के पन्ने पलटे तो बैलेंस शीट के नीचे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर रखे थे। क्या कर रखे थे? साइन कर रखे थे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। उसने लिखा हुआ था कि मैंने इस कंपनी के अमाउंट्स को, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करा है और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये सही है, ट्रू एंड फेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मैंने उन्हें ये लाइन पढ़ाई, उनका विश्वास एकदम जगजग हो गया। वाह भाई, ये अब ठीक है, अब कोई इंडिपेंडेंट बंदा मुझे लिख के दे रहा है जिस पे मैं विश्वास भी कर सकता हूं, जिसकी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पढ़ा लिखा इंसान है। तो वो लिख के दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे अब कोई डाउट नहीं है, इस कंपनी के 10 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपना पैसा बिना किसी डर से लगा सकता हूं। तो उन्होंने उस कंपनी पे विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि आपने, अब आप भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, क्योंकि आपने उस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे साइन कर रखा था, आपने उसको ऑडिट कर रखा था। तो जाहिर सी बात है ना कि वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनी किन प्रिंसिपल्स पे हुई है वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जरूर होने चाहिए जो ये बताएं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेंगे। कैसे बनने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सर डेबिट का आइटम इधर डालते हैं, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट की आइटम इधर डालनी है। उनको कैसे दिखाना है, किसको लाइबिलिटी में दिखाना है, लाइबिलिटी में भी कहां दिखाना है, करंट में दिखाना है, नॉन करंट में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाना है, किसको दिखाना है, कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये सब कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए।
और उन्हीं की हेल्प से आप उन नंबर को क्या करते हो, आम जनता को, जैसे मेरे अंकल ने आप लोगों की हेल्प से उस कंपनी में पैसे लगाए क्योंकि आपने लिखा हुआ था, वैसे ही आम जनता कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट के ऊपर विश्वास करती है क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर रखी होती है, आप लोगों के ऊपर विश्वास करती है। भारत देश की आम जनता अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है आप लोगों की बात पे। तो आप लोगों को वो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ना कि भाई ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बन रहा है, उसको आइटम को उस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाया जा रहा है, ताकि देखने वाले बंदा जो पर्सन है उसे समझ में आ सके कि हाँ भाई कंपनी की ये पिक्चर है। भाई 10 करोड़ के रेवेन्यू में अगर 8 करोड़ का बोगस रेवेन्यू हुआ, कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखा दिया, तो मेरे अंकल का तो कट जाएगा ना बेफालतू में। भाई उन्होंने तो पैसे डाल दिए तो उनका तो कट जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप वहां पे रोल प्ले करते हो, आप कहते हो भाई ये 8 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये 8 करोड़ अलग से दिखाओ, इसको अलग दिखाओ, ताकि शेयर होल्डर जैसे कि मेरे अंकल, उनको देख के ये पता चल सके कि कंपनी तो सिर्फ 2 करोड़ ही कमा रही है, 8 करोड़ तो एसेट बेच बाच के निकला है। आई होप आपको फील क्लियर हो रहा होगा कि वो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, आपका सर्टिफिकेशन उन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई यू शुड नो कि वो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किन प्रिंसिपल से बनते हैं। उन प्रिंसिपल्स को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दो टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इंटर में आप पढ़ते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनल में आप पढ़ते हो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो आईएफआरएस से कन्वर्ज है हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम इंटर तक ही रहेंगे, जिसको आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो अंडर 133 सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो वो लिस्टेड है कि भाई आप हर कंपनी को फॉलो करने हैं। तो वो आपके सीए इंटरमीडिएट का पार्ट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए वो गाइडलाइंस, वो प्रिंसिपल जो ये बता रहे हैं कि कंपनियां किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इवेंट्स को अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाए, ताकि वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही पिक्चर दिखा सके। और आप लोग उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सीखते हो ताकि आप उस बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सही से ऑडिट कर सको। आई होप आपको फील क्लियर हो रहा होगा, फील आना जरूरी है। अगर फील ना आया तो कहानी खत्म है, फिर रट्टे मारते रह जाओगे, फिर ये लगेगा कि कोर्स बहुत बड़ा है साहब, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो फील आना बड़ा जरूरी है। आई होप आपको फील आ रहा होगा। सभी कह रहे हैं हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। अब एक और मुख्य बात पढ़ते हैं। भाई आप जो काम कर रहे हो, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, आप किन्हीं लोगों के बिहाफ पे बना रहे हो। तो हमने ये समझा कि अभी तक की चर्चा में कि भाई आप कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किस से बनते हैं? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, अब ठीक है, इंड एएस को फॉलो करके बनते हैं। इंड एएस आपका फाइनल का पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका इंटर का पार्ट है, जो आप मेरे साथ आज इस कोर्स के अंदर सीखोगे। ठीक, अब इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आम जनता इस्तेमाल करती है अपने इन्वेस्टर डिसीजन लेने के लिए। जैसे मेरे अंकल ने डिसीजन लिया ना कि मैं इस कंपनी में के शेयर खरीदूं या ना खरीदूं, ऐसे ही आम जनता भी इस्तेमाल करती है इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने डिसीजंस लेने के लिए। वो कौन कौन से लोग हैं जो इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करते हैं? तो वो कुल 7 तरीके के लोग हैं जो इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि पब्लिक, गवर्नमेंट, सप्लायर, जो भाई कंपनी को माल सप्लाई कर रहा है वो भी तो देखता है ना कि कंपनी के हालात क्या हैं, कंपनी के कस्टमर्स, ये सब लोग जो हैं यूज करते हैं इसको। ये सब आप कहां पढ़ते हो? ये सब आप पढ़ते हो फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में। हम जब फ्रेमवर्क वाला चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब वो कौन से 7 लोग हैं और उनकी क्या कैटेगरी है जो इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि एएस का क्या कंटेक्स्ट है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के कंटेक्स्ट में एएस की क्या इंपॉर्टेंस है और ये किन लोगों के लिए बनाया जाता है और आपका क्या रोल है इस सब्जेक्ट के अंदर, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब ये सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे किस पे, इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रोल आएगा, जिसमें से आज का हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आज का हमारा है, ठीक। तो आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब हम शुरू करेंगे तो आपको ना अब फील आ जाएगा कि भाई मैं ये जो पढ़ रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मैं किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहा हूं, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, ये मेरे कहां काम आने वाला है। तो स्टैंडर्ड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताओ, आज पहली क्लास है, आप मुझे बताओ कि मैं आपको कैसा इंसान लगता हूं। क्या मैं आपको एक अच्छा इंसान लग रहा हूं कि एक बुरा इंसान लग रहा हूं? कमेंट। चलो जी, मैं पढ़ता हूं आपके पॉइंट, आप मुझे बताओ मैं आपको कैसा इंसान लग रहा हूं, एक अच्छा इंसान लग रहा हूं या बुरा इंसान लग रहा हूं? बच्चे कह रहे हैं बुरा। बुरा। अच्छा, कई बच्चे के अच्छा भी कह रहे हैं, अच्छा इंसान। कहीं कह रहे हैं पता नहीं। पता नहीं। वेरी गुड। तो जो बच्चे पता नहीं अच्छा बुरा जजमेंट लेके कह रहे हैं उनको छोड़ देते हैं, जो पता नहीं कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता ही नहीं आप कैसे इंसान हो, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है अभी जिसको एनालाइज करके हम ये बता सकें कि आप कैसे इंसान हो। तो आपको सबसे पहले अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। क्या पता आप बाहर जाके बच्चों को मारते हो, मारते मतलब वैसे मारते हो, क्या पता आप डांट लगाते हो, हमें क्या पता आप कैसे इंसान हो। तो आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने बारे में। जब आप हमें इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं एनालाइज कर पाऊंगा या पाऊंगी कि आप किस तरीके के इंसान हो। उसी तरीके से अगर किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, किसी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को समझना है कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, ए लिमिटेड को समझना है मेरे अंकल ने कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, तो अंकल को सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होगी, उस कंपनी के बारे में जानकारी। उस कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए होगी। जानकारी बोले तो कि वो कंपनी किस तरीके की कंपनी है, कि उस कंपनी ने जो 10 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर रखा है वो किस किस बेसिस पे बुक कर रखा है, वो अपने रेवेन्यू को कैसे बुक करती है, जो ये खर्चे आ रहे हैं वो किस बेसिस पे आ रहे हैं, इन सभी चीजों की क्या चाहिए, जानकारी चाहिए होगी आम जनता को। तभी तो वो बता पाएगी कि भाई साहब कंपनी बढ़िया है या नहीं है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना, मेरे बारे में कमेंट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसी तरीके से कंपनी के बारे में जानने के लिए, कंपनी को जज करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो वो इंफॉर्मेशन देने की बात कौन करेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा कंपनी को कि तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलेगा कंपनी को कि तुम्हें वो इंफॉर्मेशन देनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस बेसिस पे बना रखा है, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी हैं तुमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, आपने डेप्रीसिएशन किस बेसिस पे लगाया है, आपने डेप्रीसिएशन की लाइफ बना कैलकुलेट करने के लिए लाइफ क्या ली है, आपने रेजिडुअल वैल्यू क्या ली है, वो सब आपको बताना होगा ताकि शेयर होल्डर जज कर सके, ताकि आम जनता वो 7 लोग जज कर सकें कि भाई साहब आप किस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे होगे। तो आपको वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। जैसे आपने मुझसे मांगा ना कि सर पहले इंफॉर्मेशन दो, वैसे शेयर होल्डर बेचारा कंपनी से मांगता रह जाएगा, कंपनी ना देगी, तो वो कौन दिलवाएगा? वो दिलवाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। वो कहता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करके चलनी है, आपको बता के चलनी है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बना रहे हो। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री आ रही है, आपको बताना है कि आप इन्वेंट्री को कैसे मेजर करते हो, आपको बताना है कि आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए फीफो मेथड लगाया है या वेटेड एवरेज मेथड लगाया है। आपको वो हर एक चीज डिस्क्लोज करनी है जो रेलेवेंट है, जो मटेरियल है, जो सिग्निफिकेंट है,
उस शेयर होल्डर के डिसीजंस के लिए आपको वो सभी चीजें डिस्क्लोज करके चलनी है। वो कौन बोलेगा? वो बोलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो ये वाली बात बोल करके चलेगा। सर मतलब क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का, थोड़ा ये भी बताओ कि अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है। तो आओ जरा अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब समझें। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है कि वो मेथड, वो तौर तरीके जो आपने इस्तेमाल करे हैं उन बैलेंस शीट को बनाने के लिए। भाई आपने इन्वेंट्री के लिए कौन सा मेथड यूज करा, वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। आपने फॉरेन करेंसी के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करा, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है। तो वो हर एक चीज क्या कहलाती है? अकाउंटिंग पॉलिसी। हर एक मेथड जो आपने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए यूज करा है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, और आपने उन प्रिंसिपल्स को लगाने के लिए क्या मेथड यूज करा है। जैसे प्रिंसिपल हो गया कि आप इन्वेंट्री को मेजर करोगे एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कि भाई जितने की पड़ी, जितने की बिक जाएगी, इन दोनों का लोअर जो है हम मेजर करके चलेंगे। आप इस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट निकालने के लिए आप फीफो मेथड लगाओगे, लीफो मेथड लगाओगे। ये सब बातें समझ में आएगी जब आप मेरे साथ AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री करोगे, तो ये सब बातें और क्लियर से समझ में आएंगी। बस अभी इतना समझो कि आपको क्या दिखाना जरूरी है, आपको वो इंफॉर्मेशन दिखानी जरूरी है जैसे जिस बेसिस पे आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई है, वो आपको दिखाना जरूरी है। क्यों दिखाना जरूरी है? ताकि शेयर होल्डर, जो भी पर्सन, वो 7 लोगों में से उस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर कर रहा है, वो समझ जाए कि कंपनी ने कैसे बनाई है। तो मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल और मेथड अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल जो लगाए गए हैं एंटरप्राइज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। एग्जांपल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एज कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, दिस इज अ प्रिंसिपल। कॉस्ट कैन बी डिटरमाइन या तो फीफो या फिर लीफो, ये एक मेथड है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो, ये भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट समझोगे तो मैं आपको बताऊंगा 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। दोनों से सवाल भी आता है। तो कंपनी अपनी कैश फ्लो डायरेक्ट से बनाएगी या इनडायरेक्ट से बनाएगी, वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। और वो कंपनी बताती भी है कि हमने इनडायरेक्ट से बनाया है या डायरेक्ट से बनाया है। फिर नीड फॉर डिस्क्लोजर, क्यों जरूरी है अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर? क्यों जरूरी है? अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, जजमेंट के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए जरूरी है कि भाई आप अंडरस्टैंड कर सको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इंटर फर्म कंपैरिजन, भाई एक कंपनी ए लिमिटेड को कंपेयर करना है बी लिमिटेड के साथ, उसके लिए भी जरूरी है। ऐसे लिख दो एग्जाम्पल के लिए, बोट को, बोट को प्राइवेट लिमिटेड है हालांकि, बोट, बोट को आपको कंपेयर करना है JBL से। कंप्लाइंस विद लॉ, कि भाई अगर AS1 क्या है फॉर कंपनीज, एक लॉ ही तो है जो जिस तरीके से अकाउंटिंग बोल रहा है वो आपको प्रिपेयर कर, उसी तरीके से अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। तो कंप्लाइंस ऑफ लॉ के लिए भी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जरूरी है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या फर्क है? एक टर्म आती है अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों बड़ा स्ट्रगल करता है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या फर्क है। बताओ, बच्चे ब्रेक लिखने लग गए। भाई अभी कौन सा ब्रेक मिल गया तुम्हें? पहले ये समझो अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर क्या फर्क है। तो देखो, आपने सैलरी पे करी 1 लाख रुपए की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कि 1 लाख की सैलरी पे करी है, खर्चे में डाल देंगे। फिर उसके बाद आपने रेंट पे करा 5 लाख रुपए का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कि हाँ रेंट 5 लाख का ही पे करा है, डाल देंगे। फिर उसके बाद आपने एक मशीन खरीदी, ध्यान से समझना, आपने एक मशीन खरीदी
₹10 लाख की, लेकिन ये मशीन आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फ्यूचर में क्या देगा? बेनिफिट्स देगा। कैसे बेनिफिट देगा भाई? ये जो आज आपकी मशीन है, आप इससे माल बनाओगे, माल बना के बेचोगे और वो माल बिकेगा, पैसे आएंगे, तो आपको क्या देगी मशीन? बेनिफिट देगी। तो आपने कहा कि ये मशीन तो मेरी क्या है? ये मेरी एसेट है। अब ये रही आपकी फैक्ट्री, ये रही आपकी फैक्ट्री। मशीन की लाइफ कितनी है? मशीन की लाइफ है 10 साल। 10 सालों के बाद ये मशीन खराब हो जाएगी और आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी। ये पड़ी आपकी मशीन, ये पड़ी आपकी मशीन, ठीक है? ये आपकी मशीन है। यहां से रॉ मटेरियल जाएगा और यहां से फिनिश गुड्स निकल कर आ जाएगा। यहां से आप डालोगे कपड़ा और यहां से निकल कर आ जाएगा शर्ट और पैंट। आपने दर्जी की दुकान खोल रखी है, तो उसके लिए आपने ये मशीन ऑटोमेटिक चाइना से मंगवाई है, जिसके अंदर कपड़ा डालो, मेजरमेंट डालो और फिनिश गुड्स बन के तैयार क्वांटिटी के साथ। तो ये आपने मशीन लगा रखी है, 10 साल चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई आप तो इससे 10 सालों तक वो निकालोगे बेनिफिट, क्योंकि 10 साल की लाइफ है, तो आप 10 सालों तक कपड़ा बना, शर्ट पैंट और बना बना के बेचोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो अब जब पहला साल बीता, फर्स्ट ईयर बीत गया, मैंने आपसे कहा कि बताओ मशीन पे कितना खर्चा हुआ शर्ट और पैंट बनाने के लिए, मतलब मशीन कितने की लग गई शर्ट और पैंट बनाने के लिए। तो आपने कहा कि सर देखो, 10 लाख रुपए की मशीन हमने खरीदी, 10 ईयर्स की लाइफ थी, तो हम मानते हैं कि शायद 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया होगा, जिसको आप बोलते हो डेप्रीसिएशन, जिसको आप बोलते हो डेप्रीसिएशन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। दुकानदार ने तो आपको क्या बोला था? दुकानदार ने आपको बोला था साहब 10 लाख की मशीन है, रॉ मटेरियल डालने का, फिनिश गुड्स बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 सालों तक चकाचक मशीन चलेगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपने कहा ठीक है। आपने पहले साल माल डाला, फिनिश गुड्स निकाले और बेचा, खूब सेल हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाइना का माल था, सस्ते में बन रहा था, कलरफुल शर्टें आप बना बना के बेच रहे थे। अब आपसे साल के अंत में पूछा गया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कि भाई आपका क्या क्या खर्चे हुए? तो आपने कहा रॉ मटेरियल, क्योंकि शर्ट बनाई है तो शर्ट के लिए कपड़ा लेकर आए थे, उसका खर्चा हुआ। शर्ट बनाई है तो लेबर का खर्चा हुआ, और साथ में मशीन भी फूकी का मतलब खराब नहीं, मशीन की भी कंजम्पशन हुई ना। अब मशीन सिर्फ 9 साल ही चलेगी, एक 10 साल में से 1 साल तो आपने निकाल दी, अब मशीन सिर्फ 9 साल ही चलेगी। तो आपने कहा कि मैंने इस साल 1 लाख रुपए की मशीन का इस्तेमाल कर लिया। अब ये आपने एस्टिमेट ही तो करा, एक तरीके से आपने क्या करा, आपने ये एस्टिमेट करा कि शायद 1 लाख रुपए का ही इस्तेमाल हुआ होगा अगर 10 साल की लाइफ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जोश जोश में आपने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया हो मशीन को, और आपने 1 लाख की जगह 1.5 लाख कर दिया हो, या 1 लाख की जगह 80,000 ही कर पाए हो, बट आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट एस्टिमेट बेसिस पे ले लिया कि हाँ शायद इतना ही हुआ होगा 1 लाख रुपए का खर्चा। तो इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, विच इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और एग्जांपल से समझते हैं। आपने जब माल बेचा तो आपने डेटर्स को कहीं क्रेडिट पे माल भी बेचा, जिनसे आपको 5 लाख रुपए लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 5 लाख रुपए लेने हैं। साल के अंत में आपने देखा कि ये जो 5 लाख रुपए मुझे लेने हैं, शायद इसमें से 10% पैसा डूब सकता है, यानी कि 50,000 रुपीज जो है मेरे डूब सकते हैं। 50,000 रुपए जो हैं वो डूब सकते हैं इस 5 लाख रुपए में से। क्या आप बिल्कुल निष्कर्षता के साथ बोल सकते हो कि 50,000 डूबेंगे ही डूबेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए 50,000 तो पक्का ही डूबेगा? नहीं बोल सकते। आपने एस्टीमेट लगाया है कि शायद डूब जाए। हमें बिजनेस प्रैक्टिस से पता चला है कि भाई इतने रुपए डूब जाते हैं, और जिस बंदे से लेने हैं उसको वो 50,000 नहीं देगा, इसलिए हमने 50,000 पे बोला है कि शायद डूब जाए। भाई जब आपने सैलरी का खर्चा करा
तो कोई आपसे पूछे कि आप श्योर हो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, आपने कहा श्योर है, हमने सैलरी दी, हमें नहीं पता कि कितने का खर्चा हुआ है, तो 1 लाख का खर्चा हुआ है, हम बिल्कुल श्योर हैं। फिर आपसे किसी ने पूछा कि आप श्योर हो 5 लाख रुपए का रेंट पे करा, आपने कहा बिल्कुल श्योर है, 5 लाख रुपए का खर्चा करा, रेंट पे करा, हर साल बैंक से डेबिट हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात, बैंक स्टेटमेंट में तो डेबिट हुए होंगे ना, बैंक से कटे हैं, तो 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। फिर किसी ने कहा कि आप श्योर हो 1 लाख रुपए का मशीन का कंजम्पशन हुआ है एज ए डेप्रीसिएशन, आपने कहा नहीं, यहाँ श्योर नहीं है, हमने तो एस्टिमेट लगाया है ना कि 10 साल की लाइफ है तो शायद 1 लाख रुपए लग ही गया होगा, हेंस दिस इज एस्टिमेट। आपसे कहा कि आप श्योर हो 50,000 रुपीज का आपका पैसा डूब ही जाएगा, आपने कहा नहीं श्योर तो नहीं है, हमने एस्टिमेट लगाया है कि हाँ शायद 50,000 रुपीज का जो पैसा है वो डूब जाएगा, शायद वो बंदा पैसा ना दे, हो सकता है राम, हम उसे रावण समझ रहे, वो राम निकले और पैसे दे जाए, क्या दिक्कत वाली बात है, तो ये प्रोविजन गलत हो जाएगा, इसलिए इट इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। आओ जरा एक बार मेरे साथ साथ पढ़ो। एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और मेथड बाय विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज आर ड्रॉन, जो अभी अभी हमने पढ़ा, ऊपर थोड़ी डिटेल थी, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं? सम आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम आइटम बोले तो जैसे कि डेप्रीसिएशन, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैनॉट बी मेजर एक्यूरेटली, कंक्रीट निष्कर्षता के साथ आप नहीं मेजर कर सकते, मेजर का मतलब है निकालना, नहीं निकाल सकते, जैसे कि डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री का ऑब्सोलीट हो जाना, भाई आपने शर्टें बनाई अब बिक नहीं रही, आपको लगता है कि शायद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है इसलिए ये इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, आपको लग रहा है ना, एक्चुअली में तो ऐसा नहीं हुआ है, इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट हो जाने का जो प्रोविजन बनता है वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट कराता है। बट एंटिटी एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, हमारी क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं, भाई हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, हम ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना करके चलते हैं। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, अब कंफ्यूजन सी होती दिखाई दे रही है, तो आओ जरा समझो। मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है वो तौर तरीके, अभी ना देसी भाषा में समझते हैं ताकि रट्टे ना लगाने पड़े। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है वो तौर तरीके जिसके बेसिस पे मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, वो तौर तरीके। उसमें आता है कि भाई मैं हर साल ये देखता हूं कि कितना रुपया मेरा डूब जाएगा और उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को कम कर लेता हूं कि हाँ भाई इतना रुपया डूब जाएगा, ये पैसा नहीं मिलेगा, ये क्या है? मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। बट मैं ये निकाल लूंगा कैसे कि कितना पैसा लगता है डूब जाएगा, वो मैं जिस मेथड से निकालूंगा वो क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैंने पॉलिसी बनाई कि मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा, वो क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी। बट ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 50,000 निकाला है ये क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट है। But entity has an accounting policy to provide them. These item will be measured on the basis of estimate. आप इसको कैसे मेजर करते हो? एस्टिमेट के बेसिस पे मेजर करते हो। इनको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। जैसे मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, एसएनएम और डब्ल्यूडीवी हमने एग्जांपल में भी समझा, वो एक अकाउंटिंग मेथड है। डेप्रीसिएशन चार्ज करना अकाउंटिंग पॉलिसी है। प्रोवाइड फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ ओल्ड इन्वेंट्री, मतलब प्रोविजन फॉर ओल्ड इन्वेंट्री बनाना एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। हाउ डू एंटिटी मेजर सच ऑब्सोलेंस इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, वो क्या आता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट आ जाता है। फिर एक पॉइंट आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आप कंसीडर करते हो जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करते हो। भाई अब आप बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी हैं, आप चाहो तो रेवेन्यू को वैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप चाहो तो कॉस्ट को डेफर कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये ट्रीटमेंट ले सकते हो, आप चाहो तो लाइफ डिफर ले सकते हो। देयर आर वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसी। तो वो कौन से फैक्टर हैं, प्योर थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करो। हम इनको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। तो पहला है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करो तो आप कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का फॉलो करो। बोले तो कि अगर आपको लगता है भविष्य में कोई खर्चा होने वाला है
तो आप उसको प्रोवाइड करो। ये कैसे प्रोवाइड करोगे, शेयर होल्डर को कैसे बताओगे? अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू बताओगे ना कि भाई हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि अगर हमें लगता है कि अपनी इन्वेंट्री जो है अब ना बिकेगी, मार्केट से बाहर जा रही है, तो हम मोटे मोटे तौर पे उस पे एक प्रोविजन बनाते हैं। ये जो प्रोविजन बनाते हैं ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट ये प्रोविजन कितने का बनाते हैं वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ठीक, तो उतने पे हम क्या बनाते हैं, ये बनाना क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये अकाउंटिंग पॉलिसी हमने क्यों, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने थोड़ा ना बोल रखा है कि प्रोविजन फॉर ओल्ड इन्वेंटरी आपको बताना है। ये हमने खुद से डिसाइड करा कि हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हमने इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा कि साहब हमें शेयर होल्डर को बताना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 31 मार्च को हमें शेयर होल्डर को बताना चाहिए कि जितने की भी इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है उसमें से लेट से 10 करोड़ की आ रही है, उसमें से 1 करोड़ की इन्वेंट्री अब ना बिकेगी, अब वो औने पौने दाम ही बिकेगी क्योंकि वो मार्केट से चलन चला गया। अब पटियाला सूट आ गए हैं, चेक वाली शर्टें चली गई हैं, नॉर्मल शर्ट्स आ गई हैं, अलग डिजाइन की शर्ट्स आ गई हैं। तो जितनी भी चेक वाली शर्ट्स थी उन सब का हमने प्रोविजन बना दिया। हमने कहा ये ना बिकेंगी, ये कॉस्ट पे ही देके जाएंगी, तो इसको अभी से ही घाटा मान लो। इट इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करोगे। नंबर 2, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि कोई एक ट्रांजैक्शन कभी कभार लीगली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप ऐसा समझो, आपने कभी हायर परचेज पे अगर कोई चीज खरीदी हो तो होता क्या है, मान लो मैंने कार खरीदी, मैंने कार खरीदी, मैं शोरूम वाले के पास गया, मैंने उसको कहा भैया मेरे पे पैसे नहीं है लेकिन मुझे कार लेनी है। उसने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, कार ले जाओ और बदले में आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे कर दो, प्लस इंटरेस्ट आप मुझे पे कर दो। मैंने कहा क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि क्या ये इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ना दिखे, मेरे को मेरे शेयर होल्डर को दिखाना नहीं है कि मैं इतना लाचार हूं कि मैं कार नहीं खरीद सकता। तो उसने कहा हम एक काम करते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट निकल कर आ रही है 1 लाख रुपए 1 साल की, 5 लाख रुपए की गाड़ी है, आप मुझे 5 लाख रुपए ऐसे करके देने वाले हो, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लो कि आप मुझे 1 लाख रुपए लीज रेंट दे रहे हो। मैंने कहा क्या दे रहे हैं? लीज रेंट। आप मुझसे गाड़ी भाड़े पे ले जाओ और आप मुझे लीज रेंट दे दो। आप किसी को ये बताओ ही मत कि आप इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप ये बताओ मैं तो भाड़ा पे कर रहा हूं, मैंने गाड़ी खरीदी नहीं है। मेरे को डर लग रहा था क्या कि गाड़ी खरीद के लाऊंगा तो नजर लगा देंगे पड़ोसी, कहेंगे अच्छा नई गाड़ी नई गाड़ी नई गाड़ी, तो नजर लगा देते। तो मेरे को घबराहट हो रही थी, तो मैंने कहा कि कोई ऐसा तरीका निकालो कि गाड़ी भी आ जाए और लोगों को ये ना कहना पड़े कि गाड़ी मैंने खरीदी है। तो उसने कहा कि गाड़ी ले जाओ, किसी को ये मत बोलो कि आप ब्याज दे रहे हो, आप सबको ये बोलो कि मैं तो रेंट दे रहा हूं, मैं तो रेंट पे कर रहा हूं, 1 लाख रुपए का अपनी औकात नहीं है हम गाड़ी खरीद सके, हम तो रेंट पे लेकर आए हैं। तो मैंने कहा ये बढ़िया है साहब, हम रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लीज रेंट में आपको पे कर दूंगा 1 लाख रुपए, आप उसे इंस्टॉल कर। वो कह रहा है मेरे को तो पैसे देने चाहिए आने, बस चाहे तुम लीज रेंट में दो या इंस्टॉलमेंट में दो, ऐसी की तैसी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस पैसे आने चाहिए। तो हमने कहा हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे लीज रेंट की फॉर्म में। तो अपने का ठीक है। तो हमने एक रेंट एग्रीमेंट भी कर लिया, पता है आपको, एक रेंट एग्रीमेंट भी कर लिया कि हाँ भाई मैं और वो जो शोरूम ओनर है हम लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें ऑल्टो K10 जो है मैं ले रहा हूं और इतने रुपए का लीज रेंट 1 लाख रुपए पर एनम फॉर 5 ईयर्स में उसको पे करूंगा। अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, क्या मैंने एक्चुअली में गाड़ी खरीदी है या रेंट पे ली है? जरा खुद सोच के बताओ, आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है कि मैंने गाड़ी खरीदी है या रेंट पे ली है? सभी लोग कह रहे हैं कि सर आपने तो गाड़ी खरीदी है, रेंट पे थोड़ा ना ली है। वेरी गुड, मैंने गाड़ी खरीदी है, रेंट पे नहीं ली है। तो अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिखा दूं कि मैंने गाड़ी रेंट पे ली है, तो वो गलत हो जाएगा क्या सही होगा? बच्चे कह रहे फिर नजर लग जाएगी। मैंने कोई दिक्कत नहीं, नजर लगने दो, नींबू लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ कह रहे नींबू लगा दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर लीज रेंट मत दिखाओ, फिर ये दिखाओ गाड़ी
खरीदी है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या दिखाना पड़ेगा, गाड़ी खरीदी है। तो ये जो लीज एग्रीमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म। और जो एक्चुअली में गाड़ी खरीदी गई है उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है कि आप जो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन घटित हुई है आपको उसके ऊपर जोर देना है, उसे दिखाना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रेदर देन जो एक्चुअली में लीगल डॉक्यूमेंट है उसको नहीं दिखाना। तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या से दिखाएगी कि हमने गाड़ी खरीदी है, ना कि लीज रेंट पे ली है। देखो जी, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होता है कि भाई जितने भी मटीरियल आइटम्स हैं आपको उन सभी के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी का जो है चयन करके चलना है। जितनी भी मटीरियल आइटम्स हैं उन सभी के लिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है, उन सभी आइटम के लिए, सभी मटीरियल आइटम्स के लिए। मटीरियलिटी का सिर्फ इतना सा मतलब है। एक बच्चा कह रहा है कि सब्सटेंस और फॉर्म रीड करा दो। अच्छा, ये सब रीड भी कराने को कह रहा है। इन व्यू ऑफ फ्यूचर, देखो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि भाई भविष्य के खर्चों को दिखाना है, इनकम को नहीं, खर्चों को। तो इन व्यू ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेनिटी प्रॉफिट कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, हाउएवर प्रोविजन फॉर लॉसेस कैन बी मेड व्यू ऑफ कंजर्वेटिज्म। Prudence concept ensure that profit and assets are not overstated and losses and liability are not understated। वो तो ठीक बात है कि भाई जो भविष्य का प्रॉफिट है वो गलती से भी ना दिखा दो और जो भविष्य के लॉसेस हैं उनको आप जरूर दिखा के चलो। दिस मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी गवर्न बाय देयर सब्सटेंस, देयर रियलिटी, उनकी जो एक्चुअली में हुआ है। जो मैंने गाड़ी, कार परचेज ऑफ द इवेंट, नॉट ओनली इट्स फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, लीज रेंट। कार परचेज और लीज रेंट। तो आपको क्या दिखाना है कि आपने कार एक्चुअली में परचेज करी है, ना कि लीज पे ली है। Financial statement should disclose all material item, the knowledge of which influence the decision of the user on the financial statement। तो वो सभी मटेरियल आइटम जो है आपको डिस्क्लोज करके चलनी है। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए कि सभी मटेरियल आइटम जो है आप डिस्क्लोज करके चलोगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब भाई कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं जो हम कहते हैं कि शेयर होल्डर लेकर ही चल रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रोज गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे एक बात बताओ, आपके गली के नुक्कड़ की दुकान क्या रोज ये वाली बात अनाउंस करती है, बोर्ड लगाती है कि ये दुकान कल भी खुलेगी, ये दुकान कल भी खुलेगी, ये दुकान कल भी खुलेगी? क्या रोज बोलते हैं भैया? नहीं, ये आप एज्यूम कर लेते हो कि हाँ भैया आज खुली है तो कल भी खुलेगी, जिस दिन छुट्टी होगी ऑफिस पे उस दिन नहीं खुलेगी। क्या आज खुली है कल भी खुलेगी, कल खुली है परसों भी खुलेगी। लेकिन जिस दिन दुकान बंद होने वाली होगी उस दिन वो भैया बताते हैं कि भाई साहब ये दुकान अब ना चलेगी, ये दुकान बंद होने वाली है, तो जिसको जो भी लेन देन करना है वो पहले ही कर दे। तो यानी कि पहली जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है वो क्या है, गोइंग कंसर्न। वो क्या है, गोइंग कंसर्न, कि भाई हम ये मानते हैं कि कंपनी फोरसीएबल फ्यूचर तक चलेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। बंद होगी तो बताना पड़ेगा, बंद होगी तो बताना पड़ेगा। इट मीन एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। इट इज अज्यूम्ड दैट एंटरप्राइज हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। ना तो उसकी इंटेंशन है ना ही उसको जरूरत है लिक्विडेट होने की। क्या इन गोइंग कंसर्न हर बार बता, क्या दुकानदार रोज बताता है कि दुकान कल खुलेगी नहीं खुलेगी? जी नहीं सर, रोज नहीं बताता। फिर वो कब बताता है? जिस दिन दुकान बंद होने वाली होती है। यानी कि क्या इन अजम्पशन का, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का डिस्क्लोजर हर बार देना है? द आंसर इज नो, आपको हर बार नहीं देना। कब डिस्क्लोज करना है? डिस्क्लोज ओनली व्हेन दे आर नॉट फॉलोड। जब ये फॉलो नहीं हो रही तभी आपको इनका डिस्क्लोजर जो है वो दे करके चलना है। जिसमें से पहली क्या है, गोइंग कंसर्न। दूसरी क्या है, कंसिस्टेंसी, कि भाई जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो आप कंसिस्टेंटली लगा करके चल रहे हो। अगर चेंज आएगा तो बताना है, अदरवाइज ये नहीं बताना कि हम हर बार यही लगा के चल रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि आप सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाइड कर रहे हो फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शन। आप हर बार, अगर आपने एक बार बता दिया कि अगर हम गाड़ी
इस ट्रांजैक्शन में लेते हैं तो हम गाड़ी परचेज दिखाते हैं, तो अब वो मानेंगे कि आप हर चीज जो भी इस ट्रांजैक्शन में लेते हो उसे एज परचेज दिखाते हो, आपको सबके लिए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ट्रांजैक्शन निकली जिसपे आपने नहीं किया तो आपको फिर बताना पड़ेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस पीरियड का खर्चा है आप उसी पीरियड में डालोगे। पीरियड कॉस्ट भी इसको बोलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरी जो कॉस्ट है, मेरी जो सैलरी है इस पीरियड की कितनी है, इस पीरियड की सैलरी का खर्चा है 1 लाख रुपए, बट आपने पे कितनी करी है, आपने पे करी है 80,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज अभी आपने पे नहीं करा है। तो आपके लिए खर्चा क्या है, खर्चा है आपके लिए 1 लाख रुपए का, 20,000 आपके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में जाएगा, 80,000 आपका पेड है। तो आपके लिए खर्चा क्या है, 1 लाख। 1 लाख कॉल्ड कहां से आया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के जिस पीरियड का खर्चा है आप उसी पीरियड में उसको दिखा करके चलोगे। Whenever any of these accounting assumption are not followed, the fact should be disclosed। तो आपको कब बताना है, जब ये फॉलो नहीं हो रही, यही बात हमने लिखी है, डिस्क्लोज ओनली व्हेन दे आर नॉट फॉलोड। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption कौन कौन सी होती है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल। If followed, not required to be disclosed. If not followed, disclosure required in financial statement। अगर फॉलो नहीं हो रही तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब AS1 का मुख्य पॉइंट है ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो वो क्या कहता है, वो कहता है जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हैं जो अडॉप्ट करी गई हैं बैलेंस शीट को बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी इन तीनों को बनाने के लिए फॉलो करी गई है, आपको जित सिग्निफिकेंट वाली उनको डिस्क्लोज करना है, एट वन प्लेस डिस्क्लोज करना है। भाई आप शेयर होल्डर के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना कि 1000 पन्नों की वो बना के दे दी उसे एनुअल रिपोर्ट, और कभी 500 पे लिख दी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, किसी 600 पे लिख दी, 700 पे लिख दी, वो बेचारा पलटता ही रह जाएगा, पलटता ही रह जाएगा, पलटता ही रह जाएगा 1000 पन्ने, और उसका पूरा दिन निकल जाएगा, उससे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो सभी की सभी आपको डिस्क्लोज करके चलनी है, वो भी वन प्लेस, एट वन प्लेस आपको वो डिस्क्लोज करके चलनी है। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, हमने स्टार्टिंग ही यहीं से करी थी कि पता कैसे चले कि मैं कैसा इंसान हूं, कैसे पता चलेगा, जब मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सिमिलरली पता कैसे चले कि कोई कंपनी अच्छी है या बुरी है, तो पहले उस कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन बोलता है कंपनीज को, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको डिस्क्लोज करके चलना है एट वन प्लेस, एक जगह पे आपको उनको डिस्क्लोज करके चलना है। और जब कभी भी चेंज आएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है, आपको मटेरियल इफेक्ट जो करंट पीरियड पे है वो डिस्क्लोज करके चलना है। जो भी मटेरियल इफेक्ट आज करंट पीरियड में आया होगा वो आपको डिस्क्लोज करके चलना है, और मटेरियल इफेक्ट अगर किसी बाद वाले पीरियड में है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करके चलना है। द इंपैक्ट ऑफ चेंज ऑन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द करंट पीरियड शुड बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब क्या होता है, क्वांटिफाई का मतलब होता है अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट बताना होगा। बोले तो कि अगर मैंने अपना वो चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया कॉस्ट निकालने का इन्वेंट्री की, अब मैं फीफो बेसिस पे नहीं, अब मैं वेटेड एवरेज बेसिस पे कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया है वो मुझे बताना होगा। उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिफाई करना, टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। और अगर वो क्वांटिफाइबल नहीं है तो आपको फैक्ट को डिस्क्लोज करना होगा कि हम नहीं बता सकते कि कितना इंपैक्ट आया है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटीरियल इन करंट पीरियड आपको बताना है, नॉट मटीरियल इन करंट पीरियड बट असर्टेनेबल इन लेटर पीरियड, तो वो आपको बताना है। उस केस में फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज इन करंट पीरियड। तो आपको करंट पीरियड में बताना होगा कि भाई साहब लेटर पीरियड में इंपैक्ट है, और अगर करंट पीरियड में मटीरियल है, अमाउंट असर्टेन है, तो अमाउंट डिस्क्लोज कर दो, नहीं असर्टेन तो फैक्ट बता दो कि हम नहीं बता सकते कि कितना फर्क आएगा, कितना प्रभाव आएगा इस चेंज की वजह से। नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, आपका ये जो है
ये आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कभी कभार ना वो आपसे क्वेश्चन मांगता है कि भाई हम पहले ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, अब हम ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो उस पे आप कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्या नोट दोगे वो बता दो। तो मैंने उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, ऑल तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले आपको करंट अकाउंटिंग पॉलिसी लिखनी है, फिर ओल्ड पॉलिसी लिखनी है, फिर इंपैक्ट लिखना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। अभी इतने पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो यहां पे आपका AS1 का थ्योरेटिकल वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम जंप करेंगे सीधा किस पे, क्वेश्चन बैंक पे, जिसमें हम देखेंगे कि AS1 के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं पेज नंबर 26 के ऊपर। पेज नंबर 26। जब तक किसी को कोई डाउट है, कुछ रिपीट कराना है तो बता दो। वो कह रहे हैं समरी बता दो, एक बार पहले सवाल तो कर लो फिर समरी कर देना। ठीक है, ठीक है। चलो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पे तो मैंने क्वेश्चंस को भी कैटेगराइज कर रखा है। तो पहली कैटेगरी है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। मुझे जरा बताओ कौन कौन सी होती हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। पहली होती है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कंपनी फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगी। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि भाई साहब सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है आपकी मटीरियलिटी, सॉरी अप्रूवल। ओ माय गॉड, मेरी माय बैड। बताओ मटीरियलिटी क्या कहाँ आता है? मटेरियलिटी आता है फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाते वक्त। अभी तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, क्या इनका डिस्क्लोजर हर टाइम देना होता है? जी नहीं। इफ फॉलोड, नो डिस्क्लोजर। इफ नॉट फॉलोड, देन आपको डिस्क्लोज करके चलना है। ठीक, आओ जरा सवाल पे। XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position. Since most of the asset of the company are blocked in various claims and petition in special court, XYZ has accepted intercorporate deposits and it making best effort to sell its due. तो उन्होंने कंपनियों से इंटर कॉर्पोरेट लोन ले रखा है, कंपनियों से लोन ले रखा है और वो अपने पूरी कोशिश कर रही है उनको सेटल करने के लिए। There were claims at varied rate of interest from lender from the due date of ICDs to the date of repayment. ठीक है। The company has provided interest as per the term of the contract till the due date, and a note for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was affected in the financial statement. वो कह रहा है कि भाई साहब कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो ड्यू डेट है इंटरेस्ट की वहां तक प्रोवाइड कर रखा है और एक नोट दे दिया है कि हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे आगे के पीरियड का, जब भी हम रीपे करेंगे यानी कि उस पीरियड का। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि इंटरेस्ट ड्यू डेट थी 30 सितंबर और ये है 1 अप्रैल। तो वो कह रहे हैं कि हमने यहां से यहां तक का इंटरेस्ट अपनी किताबों में एक्सपेंस के रूप में दिखा रखा है और यहां से यहां तक का इंटरेस्ट 31 मार्च, यहां पे हमने पेमेंट नहीं करी, नॉट पेड, पेमेंट नहीं करी। यहां से यहां तक का इंटरेस्ट हमने अपनी बुक्स के अंदर नहीं दिखाया। हमने एक नोट दे दिया, नोट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया कि हम ये वाला इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखा रहे। तो हमारा काम यहां से बच जाता है, ऐसा कंपनी बोल रही है। तो भाई मुझे जरा एक बात बताओ, अगर किसी ने आपको लोन दिया और उसने आपको कहा कि मैं 30 सितंबर को पेमेंट करूंगा और उसने आपको पेमेंट नहीं करी, तो क्या आप इतने पीरियड का ब्याज उससे लोगे? नहीं लोगे? लेंगे। भाई क्यों छोड़ दोगे ब्याज? क्या बेवकूफ है हम लोग? आपने हमारी पेमेंट यहाँ पे करनी थी, आपने नहीं करी, 6 महीने बाद दे रहे हो, तो 6 महीने का ब्याज हमें दो। कंपनी कह रही है हम नहीं प्रोवाइड करेंगे ब्याज, हम जब पे करेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे, हमें तो यहां तक का ही ब्याज देना चाहिए था। तो उन्होंने सही करा कि गलत? उन्होंने गलत करा। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कंपनी को
अप टू डेट ऑफ रीपेमेंट तक का ब्याज अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बुक कर देना चाहिए। फर्दर कंजर्वेटिव प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। On account of uncertainties existing regarding the determination of amount and in absence of any specific legal obligation at present, as per the term of the contract, the company considered that these claims are in the nature of claim against company, not acknowledged as a debt. वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे क्लेम में है ही नहीं, क्योंकि हमें इनका पे ही नहीं करना, हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो भाई साहब, आपके एग्रीमेंट में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको इसकी पेमेंट जो है वो करनी पड़े, आपको इसको प्रोवाइड फॉर करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंटिंजेंसी। And the same has been disclosed by way of note to state whether the treatment done by the company is correct or not. The AS1 disclosure of accounting policy prudence as one of the major consideration governing the selection and application of accounting policy in view of the uncertainty attached to future event. Profit are not anticipated but recognized only when realized. Provision made in for all known liabilities, losses, even though amount cannot be determined with certainty. Also, AS1 accrual is one of the fundamental accounting assumption, irrespective of the term of the contract. So, as long as principal amount of the loan is not repaid, lender cannot be replaced in disadvantage position for non-payment of interest. वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कॉमन सेंस है ना, कि अगर आपने उन्हें पेमेंट नहीं करी तो ब्याज देना पड़ेगा, तो इसीलिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आपको पेमेंट करनी चाहिए और आपको प्रोवाइड फॉर करना चाहिए, क्योंकि वो पीरियड की कॉस्ट है। एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि भाई भविष्य के लॉसेस को आपको दिखा करके चलना है। इट इज अपैरेंट दैट द कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट। इन दिस सिचुएशन कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर द लायबिलिटी, क्योंकि उसको वेव नहीं, लेंडर ने ऐसा तो नहीं बोला मैं नहीं मांगूंगा, तो कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए लायबिलिटी, जो भी अमाउंट वो एस्टिमेट कर पा रही है रीजनेबल बेसिस पे, उसके हिसाब से उसको प्रोवाइड फॉर करनी चाहिए। देयरफॉर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक, अब आप इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करोगे अपने एग्जाम के अंदर? सबसे पहले आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर दिस। ये बिल्कुल टॉप पे लिखना, साइड में मत लिखना। फिर उसके बाद आप आंसर की शुरुआत करोगे, आप हेडिंग डालोगे रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है गवर्निंग लॉ के? मैं साइड हो जाता हूं, बच्चे कहते दिख नहीं रहा, तो आप लिखोगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, prudence is one of the major consideration of selection of accounting policies. Prudence means future unrealized profits shall not be recognized but future losses will be provided for. Will be provided for. Further, one of the fundamental
accounting assumption also, accounting assumption, namely accrual, also states that all period costs, all costs, easy language में लिख लो, all costs pertaining to that period must be recognized in that relevant period. तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बता दिया, उसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बता दिया। फिर आप हेडिंग डालोगे क्या, फैक्ट ऑफ द केस। कि भाई केस के फैक्ट क्या हैं। कंपनी का नाम क्या है, XYZ कंपनी। XYZ company has not provided interest on ICDs from the date, from the due date till the date of payment. Which is not in conformity of AS1 requirement. फिर आप दोगे कंक्लूजन, XYZ is as treatment given by XYZ is not correct. It should provide इंटरेस्ट। सिंपल। आपको 3 पार्ट में अपना आंसर बताना है। भाई क्या आप अपना ज्ञान, रेलेवेंट प्रोविजन कि भाई आपको क्या क्या लगता है इस केस पे, क्या क्या लग रहा है। फिर उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, मैंने थोड़ा छोटा लिखा, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, क्योंकि कम आप कहानी पूरा क्वेश्चन टेप के कि भाई कंपनी ने आईसीडीज जो है ले रखे हैं, कंपनी ने इंटरेस्ट जो है ड्यू डेट तक ही पे कर रखा है, ड्यू डेट के बाद का नहीं कर रखा। मैंने सीधा एक लाइन लिख दी कि ड्यू डेट से डेट ऑफ रीपेमेंट तक का उन्होंने नहीं कर रखा, और ये ट्रीटमेंट जो गलत है। हेंस कंक्लूजन क्या है कि उन्होंने उनके ट्रीटमेंट गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर ये सवाल है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 1,63,000 रुपीज की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड के हिसाब से वो आ रही है। कंपनी डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। वो किस पे जाना चाहते हैं, फीफो से वेटेड एवरेज पे जाना चाहते हैं फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट। अब ये मेथड चेंज क्या है, ये एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी की हो जाएगी, 1,47,000। अभी कितने की आ रही है, 1,63,000 की आ रही है। उससे कितनी हो जाएगी, 1,40,000। एनआरवी कितनी है, 1,95,000 की एनआरवी है। आपको डिस्क्लोज करना है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। आप कैसे डिस्क्लोज करोगे, तो एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका एक मटेरियल इफेक्ट होता है उसको आपको डिस्क्लोज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट बाय सच चेंज, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना होता है टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। यही चीज आपने यहाँ पर लिख पढ़ी भी थी मेरे साथ। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए,
ये रहा जी, ऊपर देखो। तो आपको मटेरियल इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड और इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन P&L एंड बैलेंस शीट आइटम्स इन द करंट पीरियड शुड बी क्वांटिफाइबल, यानी कि अमाउंट आपको बताना होता है। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। वेर सच अमाउंट अगर अनअसर्टेनेबल है तो आपको वो फैक्ट बताना होता है। तो परेशान लिमिटेड को डिस्क्लोज करना होगा चेंज इन द वैल्यूएशन मेथड एंड इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। ये क्या है? ये नोट वाला क्वेश्चन है, नोट वाला पार्ट है। अगर वो आपसे बोले कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा नोट दोगे, किस तरीके का नोट आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोगे, तो ये उसका आंसर है। ये एडिशनली आपके लिए बताया गया है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो पहला स्टेप क्या है कि करंट अकाउंटिंग पॉलिसी लिख दो जो नई वाली है। द कंपनी वैल्यूएट इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ एनआरवी सिंस एनआरवी वैल्यू ऑफ आइटम इन करंट, वो कहता है कि भाई 1,95,95,000 रुपए की आपकी एनआरवी है और 1,47,000 की आपकी कॉस्ट है। इन दोनों का लोअर जो है आप चूज करोगे अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू। अगर आप इसको भी लेते हो और इसको भी लेते हो तब भी कॉस्ट लोअर आने वाली है। इन द प्रेजेंट ईयर कंपनी ने चेंज कर दिया है टू वेटेड एवरेज मेथड। तो सबसे पहले नई वाली पॉलिसी बता दी विच बेटर रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री फॉर असर्टेनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ फीफो। फिर आपने पुराना मेथड बता दिया यूजिंग फीफो। द चेंज हैड रिड्यूस द करंट प्रॉफिट वैल्यू बाय 16,000। ये 16,000 कैसे आया? 1,63,000 आपका जो है वो दिखता प्रॉफिट, अब कितने का दिखेगा? 1,47,000 से क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के गिरने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो गिर जाएगा कितने रुपए से? 16,000। तो ड्राफ्ट करवा दो एक बार, आओ जरा ड्राफ्ट सीख लो। नोट इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि राइट डाउन कर दो करंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो नई वाली है वो, फिर राइट डाउन करो ओल्ड पॉलिसी विद रीजन फॉर चेंज और फिर इंपैक्ट। तो आप ये कैसे बनाओगे नोट? द कंपनी valued its inventory at cost or NRV whichever is lower। अच्छा कह रहा है सर ये लाइन तो कहीं लिखी नहीं हुई, आपने कैसे लिख दी? ये लाइन ना आपके जहन में बैठ जाएगी जब आप AS 2 कर लोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जब आप मेरे साथ कर लोगे तो ये लाइन आपके जहन में बैठ जाएगी। इन्वेंट्री देखते ही आपको सपना आएगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो घबराओ मत, अभी जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कर लेंगे तो ये लाइन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई ये तो लिखनी जरूरी थी। ठीक है, तो कंपनी वैल्यूज इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कंपनी determine it costs using weighted average method। weighted average method, the company change its earlier practice of valuing inventory from FIFO to weighted average। The resultant change decreases or या reduces company's profit
बाय रुपीज 16,000, बाय रुपीज 16,000। तो इस तरीके से आपको नोट बनाना होता है कि भाई कंपनी कैसे वैल्यू करती है, नई पॉलिसी क्या है, वेटेड एवरेज, पुरानी से चेंज करा है, उससे क्या इंपैक्ट आया है, चेंज का रीजन भी आप दे सकते हो कि भाई साहब रीजन क्या है कि हमें बेटर कंजम्पशन दिखाई दे रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द बुक्स ऑफ प्रशांत क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 163 की, और ये एक पीछे, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रानी लिमिटेड की किताबों में क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 1,75,000 जो फीफो पे है। कंपनी डिसाइड करती है फ्रॉम चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है 1,59,000 और एनआरवी कितनी है 2,07,000। तो 159 माइनस 175 जो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है वो दिखा दोगे, और सेम ये नोट, ये वाला नोट जो है आप छाप दोगे, बट वैल्यूज जो है आपकी चेंज हो जाएंगी। The company valued inventory at cost or NNV, whichever is lower. Company determine करती है cost using weighted average method. The company changed its earlier practice from valuing inventory from FIFO to weighted average, जिससे हमारे प्रॉफिट पे ये वाला इम्पैक्ट जो है वो आया है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, याद आ रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या समझा था? बताओ जी, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं? सर अकाउंटिंग एस्टिमेट वो होते हैं जिनको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट उनको कैलकुलेट करने की हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, बट उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, देयरफॉर हम उसको एस्टिमेट करते हैं। तो वो क्या होते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट। याद रखना, AS1 किसके साथ डील करता है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ डील करता है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के साथ सर क्या, कौन सा स्टैंडर्ड बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डील करता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के साथ। HIL Limited was making provision for non-moving stock based on no issue having occurred for the last 12 months up to 31 मार्च 2019। वो कहते हैं कि प्रोविजन बना रहे हैं उन स्टॉक्स पे जो मूविंग स्टॉक नहीं है। नॉन मूविंग मतलब जो बिक नहीं रहे, जो पड़े हुए हैं वेयर हाउस के अंदर, कोई खरीद नहीं रहा, तो वो नॉन मूविंग बन गए हैं। पिछले 12 महीने से जो नहीं बिके, हम उन पे क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। कंपनी वांट्स टू चेंज इट एंड मेक प्रोविजन बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कंपनी इसको चेंज करना चाहती है। भाई अभी तक आप कैसे बनाते हो? आप कहते हो मार्च से लेके पिछले 12 महीनों तक जो भी माल नहीं बिका उस पे प्रोविजन बना दो। अब कंपनी उसको बदलना चाहती है। कंपनी कह रही है कि हम प्रोविजन को कैसे बनाएंगे? हम टेक्निकल बंदे को बुलाएंगे और वो बताएगा कि ये जो है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, इस पे प्रोविजन बना दो, या नॉन मूविंग है इस पे प्रोविजन बना दो। तो पहले वो प्रोविजन कैसे बनाते थे? पहले प्रोविजन बनता था 12 महीने के हिसाब से। अब किस पे बनेगा? अब बनेगा टेक्निकल। मुझे जरा बताओ, प्रोविजन बनाना ये तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन प्रोविजन कैसे बनाना ये क्या है? ये एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। ये क्या है? एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है? 1,20,000 और 120 लाख। प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल कितना है? 3 लाख। हाउ प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन, हाउएवर प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन 12 मंथ कितना आता है? 4 लाख। आपको बताना है कि क्या ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है? नहीं, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है। कैन कंपनी चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग? यस, वो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे डिस्क्लोज होगा एनुअल अकाउंट में HIL लिमिटेड की? तो देखो जी, द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंटरी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन does not amount to change in accounting policy। वो कह रहा है कि 12 महीने से टेक्निकल पे जाना कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ये तो क्या है? ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? कंपनी में रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंटरी शुड बी मेड, बट द बेसिस फॉर मेकिंग प्रोविजन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अकाउंटिंग पॉलिसी। वो कहता है प्रोविजन बनाना अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है, लेकिन किस बेसिस पे बनाना है वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। The method of estimating the amount of provision may be changed in case of more prudent estimate can be made। वो कहता है भाई बेसिस तो बदला जा सकता है ना। पहले हम 12 महीने का ले लेते थे, अब हम बंदे को बुला रहे हैं, टेक्निकल बंदा आ रहा है जो हमें सही अमाउंट बताएगा, ताकि हम एस्टिमेट्स को और बेटर कर सके,
जितना हमें लग रहा था, जितना एक्यूरेसी के करीब जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश तो करें। तो उसके लिए हमने टेक्निकल बंदे को बुलाया है। इन द गिवन केस कंसिडरेशन considering the total value of inventory change in amount of required provision of inventory from chart to till also not material। ये तो लाइन बेकार है, वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए मटेरियल नहीं है, हो सकता है कंपनी छोटी हो, मटेरियल हो, क्या दिक्कत है। अच्छा, डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज इन द फॉलोइंग। अच्छा, उसने आपको लास्ट पार्ट में कहा था कि आपको डिस्क्लोजर भी देना है, तो डिस्क्लोजर कैसे दोगे। कंपनी ने प्रोवाइड करती है नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स। पहले करंट वाला बता दिया। Had the same method be followed in the previous year, जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है और वैल्यू ऑफ नेट एसेट है एट द एंड ऑफ द ईयर वुड हैव बीन लोअर बाय 1 लाख। तो क्योंकि आपका प्रोविजन कम हुआ है तो उससे क्या कहते हैं, आपका प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा आएगा। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे कि भाई साहब कंपनी जो है, सर ये भी लिखवा दो, चलो तो कंपनी हैज एन accounting policy of providing provision for non-moving stock। The company uses technical evaluation for measuring, यहां लिख रहा हूं मैं, measuring the amount of provision। The company change its method of measurement of provision due to which company profit increase by रुपीस 1 लाख की वजह से कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से बढ़ गया। सर ये आपने क्यों डिस्क्लोज किया, जब AS1 में अकाउंटिंग पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, वो जब मैं AS5 बताऊंगा तो पता चल जाएगा। AS5 में भी अकाउंटिंग एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट है ना, इसीलिए। ठीक, आओ जी अगला सवाल। ABC Limited was making provision for non-moving inventory based on no issue for the last 12 month अप टू 31 मार्च 2019। तो 12 महीने के हिसाब से वो बनाते हैं। कंपनी वांट टू प्रोवाइड बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन, जिसकी वजह से 12 महीने वाला 3.5 है, टेक्निकल वाला 2.5 है, वही 1 लाख रुपए का फर्क है। अमाउंट चेंज हो जाएंगे और आपको क्या कहते हैं, डज दिस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नो। और कहते हैं कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, यस। नोट भी देना हो तो नोट भी आप दे सकते हो। H लिमिटेड वॉज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन नो इशू 12 महीने, ये बिल्कुल सेम है, 120 4 और 3 सेम क्वेश्चन है जो भी हमने करा, ये आप होमवर्क में कर लो। ABC Limited was previously making provision for non-moving stock, now company want to make technical evaluation, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स के लिमिटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 अमाउंट टू 1,24,000। कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज, ये भी हमने कर लिया था 124 और 154। बस अमाउंट्स का ही चेंज है, बाकी आप देख रहे हो सब चीजें रिपीटेड ही हैं। तो अगर आपने बस इतना समझ लिया अकाउंटिंग एस्टिमेट और पॉलिसी के अंदर चेंज किया है और नोट कैसे बनाना है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। देखो मैं क्लास का अननेसेसरी टाइम जो है बढ़ाना नहीं चाहता, थ्योरी के क्वेश्चन बार बार रिपीट करके सेम लैंग्वेज पे आप कर सकते हो, बस अमाउंट चेंज करके। आप घर पे जरूर ट्राई करना इन सब चीजों को, ये नहीं कि जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ हमने सेम क्वेश्चन करा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी उसको कह दो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स टू अकाउंट इन केस ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा भाई ये लो, ब्रेक ब्रेक कर रहे हैं सब लोग, ले लो भाई ब्रेक ले लो, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे थे ब्रेक से पहले। Jagannath Limited has made a right issue of share in 2002. In the offer document to its member, it had projected a surplus of 40 crore during the accounting year to end 31 March 2002. The draft result for the year prepared on hit here to follow the accounting policy and presented for pursual of the board of directors showing a deficit of 10 crore. तो कहता है कि भाई उन्होंने राइट इशू जो है इशू करा है। ऑफर डॉक्यूमेंट जो उसने मेंबर को दिया है उसमें प्रॉफिट आ रहा है 40 करोड़ का मार्च 2002 में। जो ड्राफ्ट रिजल्ट थे फॉर द ईयर जो प्रिपेयर्ड हुए थे अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड, उसमें 10 करोड़ का लॉस है। बोर्ड इन कंसल्टेशन विद एमडी डिसाइड ऑन द फॉलोइंग: वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन एट अ प्राइम कॉस्ट ऑफ 30 करोड़। तो एक तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे चेंज करने की बात कर रहे हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्टेट लाइन बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल एडिशन in gross block during the year instead of reducing balance method। तो WDV से एक तो SLM जाने की बात कर रहे हैं। as a consequence the change of depreciation of 27 crore is lower than the amount of 45 crore which would have been provided the old method which followed। तो 18 करोड़ रुपए का यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया। Not to provide after sale expenses during the warranty period till the last year, provision for 2% of the sale used to be made under the concept of matching of costs against revenue. Actual expense used to charge against the provision. The board now decide to account for expense as and when actually incurred। सेल during the year कितना हुआ है 600 करोड़। तो वो प्रोविजन जो बनाते हैं वारंटी का उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट which had taken place from over the past 5 years, प्रोविजन बिंग 10 करोड़। तो परमानेंट फॉल का जो है उसका भी प्रोवाइड फॉर करने की बात करें। एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट फॉर 1-2। तो आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। तो पहले ओल्ड यानी कि जो पहले न्यू, जो अब न्यू वन आप बना रहे हो, फिर उसके बाद ओल्ड पॉलिसी, रीजन फॉर चेंज एंड इम्पैक्ट। आओ जी, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री की वैल्यू जो होती थी वो फैक्ट्री कॉस्ट पे हो रही है। तो उसने देखो क्या बोला था, उसने आपको बोला था कि भाई वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट अ प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गई ओल्ड वाली, पुरानी वाली, और ये हो गई न्यू वाली। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। ये हो गया रीजन। इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 20 करोड़ से, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री पहले 50 करोड़ थी, आप कितने की हो गई ईयर एंड की इन्वेंट्री पहले 30 करोड़ थी, अब हो गई 50 करोड़ की। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा। इन द व्यू ऑफ हैवी कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन introduced during the company decide to change the method of providing depreciation from reducing balance to straight line, जिसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन है 27 करोड़ आ रहा है, विच इज लोअर द चार्ज विच हैव बीन प्रोवाइडेड ओल्ड मेथड बाय 18 करोड़। टू द एक्सटेंट प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है 18 करोड़ से बढ़ जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन कम आ रहा है। So far, the company है providing 2% of the sale for meeting after sale expense during the warranty period. With some improved method of production, probability of defect occurring in the product has reduced considerably. तो कंपनी ने डिसाइड करा नॉट टू मेक प्रोविजन। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। प्रोविजन कैसे बनाते वो एस्टिमेट में आ जाता। तो प्रोविजन बनाते हैं वो क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब नहीं बना रहे, हेंस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रोविजन का बेसिस बदल देते तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में चला जाता। For such expense but to account for the same as and when expense are incurred due to this change, profit जो है बढ़ जाएगा 12 करोड़ से, क्योंकि अब आप प्रोविजन नहीं बनाओगे। कंपनी ने डिसाइड करा टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज टेकन प्लेस ओवर द लास्ट 5 ईयर। द प्रोविजन सो मेड रिड्यूस द प्रॉफिट बाय 10 करोड़। अब इसकी कोई पुरानी पॉलिसी थी नहीं थी, नहीं अप्लाई करी है, तो इसलिए नहीं लिख दी। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उन्होंने राइट इश्यू निकाला 10 करोड़ का, बुक कंसेप्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आप खाली आफ्टर सेल वाला पॉइंट है। तो जो ऊपर था वही वाला पॉइंट आपका नीचे यहाँ पे कवर है। यहाँ पर भी आफ्टर सेल वाला पॉइंट ही कवर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी आफ्टर सेल वाला पॉइंट ही कवर है, 12वें के अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वर्क कॉस्ट वाला पॉइंट कवर है। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे पार्ट कवर हो गए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। 14 थ्योरेटिकल है। व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, अप्रूवल, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। अगर नॉट फॉलोड है तो डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड, फॉलोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन,
गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। State whether the following statement are true or false. Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of financial statement. They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. गलत हम कब स्टेट करते हैं उनको, जब वो फॉलो नहीं होती। उससे पहले हम क्या मानते हैं कि फॉलो हो रही होगी। वो उल्टा बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई उनको आपको बताना पड़ता है, स्पेसिफिकली स्टेट करना पड़ता है, बिकॉज उनकी एक्सेप्टेंस अज्यूम नहीं की जाती। गलत है, उनकी एक्सेप्टेंस अज्यूम करी जाती है तो नहीं बताना पड़ता। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption आर नॉट फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। ये भी गलत है, अगर नहीं फॉलो हो रही तो डिस्क्लोजर देना होता है। जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटिंग पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट बनती है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इंपैक्ट है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। वेयर द अमाउंट बाय विच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल होल इन पार्ट, द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड। ये गलत है, फैक्ट आपको बताना होता है। यदि आप नहीं बता पा रहे क्या अमाउंट का इंपैक्ट है तो आपको फैक्ट को बताना होता है। What are the three fundamental accounting assumptions? ये आपने कवर कर लिया, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। When can a company change the accounting policy? If the change is required by some statute, अगर किसी लॉ ने बोला है कंप्लाइंस करने के लिए कि भाई आपको ये चीजों में, और अब ये अकाउंट, मान लो कोई लॉ आ गया कि अब इन्वेंट्री ऐसे नहीं ऐसे वैल्यू होगी, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। फ्रॉम कंप्लाइंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करा है। चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जो है क्या कहते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाली जो ट्रू और फॉल्स है ऊपर वाले सेम है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ये भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अच्छा, ये देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है, कंपनी चुनती है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ये हमने कर लिया, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सेम है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये भी सेम है, तो जो सेम है वो आप होमवर्क में करोगे, बाकी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं बस जी। तो यहाँ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के सवाल खत्म होते हैं। थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड था, लाइट स्टैंडर्ड था, हमने उसी के साथ शुरू करा है। धीरे धीरे करके हम बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको यहीं कराई जाएगी, क्लासेस के अंदर ही कराई जाएगी। तो अपने जो हथियार हैं, कॉपी पेन कैलकुलेटर, वो सब लेके बैठना। खाली सत्यनारायण की कथा को उसको मत बना देना कि खाली सुना और बाद में देखेंगे। जब मैं क्वेश्चन करूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स के बाद हमारी क्लासेस का प्रोसेस कैसे रहेगा, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, मेरे साथ साथ आप करोगे, फिर आप नोट डाउन करोगे अपने रजिस्टर के अंदर उनको। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हम क्लासेस के अंदर सॉल्व करेंगे, वो आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर योर कॉन्सेप्ट गेट्स शार्पर एंड क्लियरर, और आपको क्लैरिटी के साथ वो टॉपिक समझ में आएगा और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।